आज के इस वीडियो में कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान पेपर हल के बारे में बताया जाएगा। 2025 में जो परीक्षा हुआ था भौतिक विज्ञान का, उस पेपर का कोड है 346 JW को हल करके आज के इस वीडियो में बताया जाएगा। पिछले भाग के जो वीडियो में प्रश्न नंबर 1 से लेकर के प्रश्न नंबर 6 तक के सभी प्रश्नों को जो है हल करके वीडियो अपलोड कर दिया गया है। यदि उस भाग का वीडियो आप सभी विद्यार्थी नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दे दिया गया है, वहां से जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। इस भाग में जो है प्रश्न नंबर 7 से लेकर के आगे के सभी प्रश्नों को जो है हल करके बताया जाएगा। तो प्रश्न नंबर 7 क्या है तो देख सकते हैं। प्रश्न क्या है, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत लिखिए। इस सिद्धांत के सहायता से प्रकाश के परावर्तन के नियमों की व्याख्या कीजिए। इसमें कितने नंबर का क्वेश्चन है? यह 5 नंबर का यह प्रश्न है। हाइगेंस का द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत आपको लिखना है और इस सिद्धांत के सहायता से प्रकाश के परावर्तन के नियमों को क्या करना है? व्याख्या करना है। तो सबसे पहले हेडिंग को नोट करेंगे। अब हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर तरंगों के परावर्तन की व्याख्या। तो आज जो है परावर्तन की व्याख्या किया जाएगा और अगले भाग के वीडियो में जो है अपवर्तन की व्याख्या किया जाएगा। तो ये दो प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। हर साल का पेपर उठा के देख लीजिएगा, यह प्रश्न जो है पूछा गया है। तो सबसे पहले चित्र के बारे में समझेंगे कि चित्र क्या है। जैसे यहाँ पे बना हुआ दर्पण है, नीचे का वाला भाग जो देख रहे हैं इसका नाम क्या है? दर्पण है। अब ये दर्पण पे जब प्रकाश की किरणें आपतित होती हैं और यहाँ टकराती हैं और चिकने तल से सतह पे जब टकराती हैं तो ये प्रकाश की किरणें जो है पुनः उसी माध्यम में क्या होती हैं? वापस चली जाती हैं। जब प्रकाश की किरणें किसी चिकने तल पर आती हैं और टकराती हैं और टकरा करके पुनः उसी माध्यम में चली जाती हैं, इस घटना को क्या कहा जाता है? प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं दूसरा किरण भी ऐसे आया है और टकरा करके ऐसे निकल गया है। तो यहाँ पर जो है परावर्तन की व्याख्या करना है। मतलब यहाँ पर जो आई कोण है और यहाँ पर भी आई कोण, मतलब यह आपतन कोण आपस में क्या किए थे? बराबर किए थे। यहाँ पर परावर्तन कोण आपस में क्या है? बराबर है। मतलब आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। इसको सिद्ध करके जो है आज के इस वीडियो में बताया जाएगा। और यह जो सिद्ध किसने किए थे? तो हाइगेंस नाम के वैज्ञानिक थे, जिन्होंने बताए थे कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसके पहले जो है स्नेल नाम के वैज्ञानिक भी बताए थे कि आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है यहाँ नाम रख लेंगे, इसका नाम ए है और इसका नाम जो है ए डैश है और यहाँ पर बी डैश है और यहाँ पे नाम रख लेंगे बी है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ दो त्रिभुज बन गया है। तो यहाँ पहला त्रिभुज का क्या नाम है? तो पहला त्रिभुज का नाम जानेंगे, इसका नाम है ए, इसका नाम क्या है? ए डैश है और बी है। यहाँ पे देखिए ध्यान से एक त्रिभुज बन गया है और यहाँ पे त्रिभुज बना है, ए है, बी डैश है और ए डैश है। तो यहाँ पर एक त्रिभुज बना है। तो दो त्रिभुज इसमें बने हुए हैं। तो बारी बारी से दोनों त्रिभुज को जो है प्रयोग किया जाएगा और यहाँ पे जो है सर्गवांशम सिद्ध किया जाएगा। सर्गवांशम का नियम यहाँ पे लागू किया जाएगा। जब सर्गवांशम लागू हो जाएगा तब जाकर के कोण आई कोण आर आपस में क्या किया जाएगा? बराबर किया जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे, जब प्रकाश की किरणें जब प्रकाश की किरणें चिकने तल पर टकराती हैं और टकराकर पुनः उसी माध्यम में
वापस चली जाती हैं, वापस चली जाती हैं, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो इतना जो है पहले लिख लेंगे, प्रकाश के परावर्तन की घटना, और उसके बाद जो है इसको सिद्ध किया जाएगा। जब प्रकाश की किरणें चिकने तल पर टकराती हैं और टकराकर पुनः उसी माध्यम में क्या है, वापस चली जाती हैं, इस घटना को क्या कहा गया, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब यहाँ त्रिभुज जो है, यहाँ नाम ले लेंगे त्रिभुज का क्या क्या नाम है। तो यहाँ लिखेंगे पहला जो त्रिभुज बना हुआ है, तो अब यहाँ पे त्रिभुज का नाम लिख लेंगे। त्रिभुज का नाम है ए बी ए डैश। यहाँ लिखेंगे यहाँ पर ए बी ए डैश, तथा अब यह त्रिभुज का नाम है ए बी डैश ए डैश। इसमें दो त्रिभुज बने हैं, तो त्रिभुज का नाम यहाँ पहले नोट कर लेंगे ए, और यहाँ लिखेंगे बी डैश, और यहाँ पर ए डैश। अब ये दो त्रिभुज जो बना हुआ है, दोनों त्रिभुज को जो है क्या करेंगे, सर्गवांशम सिद्ध करेंगे। अगर सर्गवांशम सिद्ध हो जाएगा तो यह त्रिभुज और यह त्रिभुज आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और जब बराबर हो जाएगा तो यह कोण भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो अब यहाँ सर्गवांशम का नियम लागू करेंगे। अगर इस त्रिभुज में देखा जाए, इस त्रिभुज का क्या नाम है, ए है, ए डैश है, बी है। इस त्रिभुज में देख लीजिए, और इस त्रिभुज में देखिए दोनों में क्या मान बराबर हैं, तो दोनों में यहाँ से यहाँ तक दोनों त्रिभुज में है। इसका नाम क्या है, ए डैश जो है यह पहले वाले त्रिभुज में भी है और दूसरे वाले त्रिभुज में यह भुजा है। मतलब दोनों में जो है, यहाँ लिखेंगे ए, और ए डैश इसमें भी है। यहाँ से भी देख सकते हैं, इसमें ए डैश है, इसमें देखिए ए डैश दोनों में है, इसलिए ए डैश यहाँ पर आपस में क्या है, बराबर हैं। मतलब यह ए डैश जो है दोनों त्रिभुज में जो है भुजा में उपस्थित है। और यहाँ लिख सकते हैं क्या है, तो लिख देंगे यहाँ पर उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन है, कॉमन का मतलब दोनों में यह जो भुजा है, और यह लिख देंगे यहाँ पर भुजा है, मतलब एक भुजा यहाँ पर क्या हो गया, बराबर हो गया। तो यह लाइन जो है आपसे विद्यार्थी अच्छे से समझ लिए होंगे कि कैसे इसको सिद्ध किया गया, कि मतलब यहाँ से यहाँ तक जो देख लीजिए दोनों त्रिभुज में यहाँ पर आधार है। तो लिखें ए डैश उभयनिष्ठ है, और ये क्या है, भुजा है। अब यहाँ पे कोण जो देखें, यहाँ पर बी और यहाँ पे कोण बी, यहाँ पर जो है लंब है, मतलब ये 90 अंश का कोण यहाँ बना रहा है। तो इसलिए लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ लिखेंगे कोण जो है बी इसमें का और बराबर इसमें का जो है बी डैश हो जा रहा है। दोनों कोण यहाँ पे क्या है, 90 अंश पर हैं। 90 अंश है तो यहाँ लिख लेंगे ये कौन सा हो जाएगा, कोण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोण। तो भुजा और कोण, मतलब एक भुजा हो गया और एक कोण हो गया। तो यह कोण बी डैश 90 अंश के क्यों बराबर है, क्योंकि जब इस पर यह लंब है, अभिलंब है, और अभिलंब का मतलब होता है 90 अंश का कोण बनता हो। अब यहाँ से देखेंगे ए बी, यह भुजा जो है ए बी है, इसमें क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश हो जाएगा। लिखेंगे इसमें ए बी जो है किसके बराबर है, ए डैश बी डैश के बराबर है। और क्यों है, क्योंकि लंब भुजा है। कौन भुजा है, लंब भुजा है, इसलिए लिखेंगे भुजा हो गया। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, इस त्रिभुज को देखेंगे और इस त्रिभुज में देखेंगे, क्या तीन मान में दो भुजा और एक कोण बराबर हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ पर इसका दो भुजा और इसका दो भुजा आपस में क्या हो गया है, बराबर हो गया है, और एक कोण भी जो है आपस में क्या है, बराबर हैं। तो सर्गवांशम का नियम होता है कि यदि एक त्रिभुज के तीन भुजा, एक त्रिभुज के दो भुजा और एक कोण, दूसरे त्रिभुज के भी दो भुजा और एक कोण आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाता है, तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्गवांशम हो जाएंगे। तो यहाँ लिख देंगे, यदि एक त्रिभुज के दो भुजा, यदि एक त्रिभुज के दो भुजा एक कोण, दो भुजा एक कोण दूसरे त्रिभुज के
दूसरे त्रिभुज के दो भुजा एक कोण आपस में बराबर हैं। आपस में क्या हैं? बराबर हैं। तो दोनों त्रिभुज सर्गमांसम होंगे। सर्गमांसम का मतलब यह हो गया कि इसका सब कुछ क्या है? बराबर हो जाएगा। त्रिभुज क्या हो जाएंगे? सर्गमांसम होंगे। तो अब यहाँ पे जो नियम लागू हुआ, कौन सा नियम लागू हुआ कि देखेंगे दो भुजा एक कोण है और दूसरे त्रिभुज के भी दो भुजा और एक कोण जो है आपस में क्या है? बराबर हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ कौन सा प्रमेय लागू कर सकते हैं? भुजा कोण भुजा प्रमेय यहाँ लागू होगा। आप लोग मैथ में पढ़े होंगे, भुजा कोण भुजा प्रमेय से त्रिभुज क्या हुआ है? सर्गमांसम हो गया। सर्गमांसम का मतलब यह हो गया कि जो दो त्रिभुज जो लिए थे वो त्रिभुज का नाम क्या था? त्रिभुज ए था, बी था और ए डैश सर्गमांसम हो गया त्रिभुज ए बी डैश ए डैश। मतलब ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो गए? बराबर हो गए। जब आपस में बराबर हो जाएंगे तो इसके कोण भी आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। अर्थात कोण आई किसके बराबर होगा? कोण आर के बराबर होगा, क्योंकि यह त्रिभुज और यह त्रिभुज आपस में सब कुछ बराबर हो गया है। जब आपस में जब सब कुछ बराबर हो जाएगा तो यहाँ लिखेंगे कोण आई बराबर कोण आर हो गया। तो कोण आई बराबर कोण आर कब होगा? जब ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए? सर्गमांसम हो गए। तो कोण भी आपस में क्या हो गए? बराबर हो गए। यहाँ लिख लेंगे अर्थात लिख लेंगे कि आपतन कोण को आई से दिखाते हैं। तो आपतन कोण कामा दे करके लिखेंगे परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। आपस में बराबर होते हैं। कितना आसान है। आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यह बात किसने बताए थे? तो सबसे पहले स्नेल ने बताए थे। और स्नेल के नियम को जो है व्याख्या किसने किए? तो हाइगेंस साहब ने किए। तो अगला प्रश्न है, इसका 8वां वाला प्रश्न देखेंगे आप। रदरफोर्ड के अल्फा कर्व प्रकीर्णन प्रयोग के सबसे प्रमुख निष्कर्ष का उल्लेख कीजिए। समस्थानिक, संभारिक तथा समन्यूट्रॉनिक नाभिकों को परिभाषित कीजिए। एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक के समतुल्य ऊर्जा जूल एवं MeV में ज्ञात कीजिए। और यहाँ कोष्टक में दिया गया है एक यू का मतलब एक AMU इसको पढ़ा जाता है और मान कितना दिया गया है? 1.6605 गुणे 10 के पावर -27 किग्रा दिया गया है। इसमें कितने प्रश्न हैं? तो पहला प्रश्न जो है अल्फा प्रकीर्णन का जो है निष्कर्ष 1 क्वेश्चन, समस्थानिक 2, संभारिक 3, समन्यूट्रॉनिक 4 और यहाँ पर जो है समतुल्य ऊर्जा निकालना 5। 5 प्रश्न 5 अंक है। 5 प्रश्न इसमें पूछा गया और 5 अंक मिलेगा। तो एक एक प्रश्न को जो है आपको समझाया जाएगा। पहला जो क्वेश्चन क्या था? रदरफोर्ड का जो है अल्फा प्रकीर्णन का प्रयोग में सबसे प्रमुख जो है निष्कर्ष का उल्लेख करना है। तो यहाँ सबसे पहले जो है हेडिंग को नोट कर लेंगे। यहाँ पर रदरफोर्ड के क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे उत्तर और यहाँ उत्तर में लिखेंगे, अब हेडिंग यहाँ नोट रहेगा और क्या इसका उत्तर बनेगा? तो लिखेंगे सबसे पहले हेडिंग रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग का सबसे प्रमुख निष्कर्ष क्या निष्कर्ष है? अब यहाँ हेडिंग को नोट कर लेंगे और निष्कर्ष को यहाँ पे लिखना है। तो रदरफोर्ड साहब ने
जब सोने या चांदी की पतली पन्नी पर अल्फा कण का बमबारी किए थे तो उस परमाणु में क्या देखे थे, प्रमुख निष्कर्ष निकले थे। और पहला परमाणु का जो है अधिकांश भाग क्या था, खोखला था। जब सीधे आर पार अल्फा किरणें निकल गए थे तो उनका परमाणु क्या बताया गया था, अधिकांश भाग खाली था। और परमाणु के केंद्र में जो है धन आवेशित होता है और उस धन आवेशित भाग को रदरफोर्ड ने नाभिक नाम दिए थे। तो यहाँ पर जो लिखना है, अब कैसे यहाँ पे लिखेंगे, तो लिख लेंगे यहाँ पर परमाणु का अधिकांश भाग, परमाणु का अधिकांश भाग, परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। अधिकांश भाग क्या होता है, खोखला होता है, खोखला होता है, अधिकांश भाग खोखला होता है। और परमाणु का नाभिक जो होता है, और परमाणु का नाभिक, परमाणु का नाभिक धन आवेशित क्या होता है, धन आवेशित। परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है और परमाणु का नाभिक क्या होता है, धन आवेशित और अत्यंत छोटे होते हैं। क्या होते हैं, धन आवेशित, अत्यंत छोटे भाग में, अत्यंत छोटे भाग में केंद्रित होते हैं। छोटे भाग में क्या होते हैं, केंद्रित होते हैं, छोटे भाग में केंद्रित होते हैं। तो रदरफोर्ड ने जब अल्फा प्रकीर्णन का प्रयोग किए थे, अब यहाँ पे बताया गया था कि जैसे सोने या चांदी की पतली पन्नी था और उस पर जब अल्फा कण का बमबारी किया गया था तो अल्फा किरणें सीधे ऐसे आर पार निकल गए थे। बहुत से ऐसे किरणें आए थे अपने मार्ग से क्या हो गए थे, विचलित हो गए थे। बहुत से ऐसे अल्फा किरणें गए थे अपने मार्ग से क्या गए थे, वापस आ गए थे। बीच में क्या था, धन आवेशित था। तो बहुत से ऐसे अल्फा किरणें जब आर पार निकल गए तो ये क्या बताया गया था, परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है, खोखला होता है और परमाणु के नाभिक जो होते हैं वो धन आवेशित कण अत्यंत छोटे भाग में निहित होते, बहुत छोटा भाग होता है। इसको फर्मी से नापा जाता है। तो इसमें जो है अधिकांश जो है भाग खोखला होता है और नाभिक का जो धन आवेशित भाग होते हैं वो छोटे भाग में क्या होते हैं, केंद्रित होते हैं। तो रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग का सबसे प्रमुख निष्कर्ष निकल गया। अब अगला हेडिंग क्या बनेगा, समस्थानिक। अब क्या है, समस्थानिक, समभारिक, समन्यूट्रॉनिक। अब ये तीनों की परिभाषा को समझेंगे। समस्थानिक किसे कहते हैं, समस्थानिक का मतलब क्या होता है, जिन तत्वों के परमाणु क्रमांक समान होता है और परमाणु भार जो है अलग अलग होता है, ऐसे तत्व को समस्थानिक कहा जाता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे जिन तत्वों के, परिभाषा लिख लीजिए अपने कॉपी में, जिन तत्वों के परमाणु क्रमांक क्या हो, समान हो, परमाणु क्रमांक समान हो परंतु परमाणु भार समान न हो, परमाणु भार समान न हो तो उसे समस्थानिक कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। कितना आसान है, बस एक बार पढ़ेंगे, परिभाषा को क्या होगा, याद होगा। जिन तत्वों के परमाणु क्रमांक क्या हो, समान हो परंतु परमाणु भार समान न हो तो उसे क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे ले लेंगे 1H1, जैसे यहाँ लिखेंगे, जैसे लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे 1H1, 1H2,
1H3। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पर भी परमाणु क्रमांक 1 है, यहाँ पर भी परमाणु क्रमांक 1 है, और यहाँ पर भी देखेंगे परमाणु क्रमांक 1 है, लेकिन ऊपर की संख्या मतलब इसका ऊपर का संख्या को कहते हैं परमाणु भार। तो यहाँ परमाणु भार जो है अलग अलग है, यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है और यहाँ पर 3 है। तो यहाँ पर परमाणु क्रमांक का मान क्या है, बराबर है, लेकिन परमाणु भार का मान बराबर नहीं है, इसलिए इसे क्या कहेंगे, समस्थानिक कहा जाता है। तो यह किसका समस्थानिक है, तो यह हाइड्रोजन का जो है समस्थानिक है। तो उम्मीद करते हैं समस्थानिक जो है आप सभी विद्यार्थी अच्छे से समझ लिए होंगे। समभारिक, अगला हेडिंग क्या रहेगा, समभारिक। अब समभारिक क्या है, सम माने बराबर, भारिक मतलब भार, मतलब जिसमें परमाणु भार बराबर होता है। अब इसके पहले क्या पढ़े थे, परमाणु क्रमांक का मान बराबर है, और इसमें क्या है, परमाणु भार का मान बराबर होगा। तो लिखेंगे यहाँ पर जिन तत्वों में परमाणु भार, जिन तत्वों में परमाणु भार का मान समान हो, परमाणु भार का मान क्या हो, समान हो, परंतु परमाणु क्रमांक का मान समान न हो तो उसे क्या कहते हैं, उसे समभारिक कहते हैं। कितना आसान है, बस 2 बार पढ़ेंगे, परिभाषा क्या होगा, याद हो जाएगा। जिन तत्वों के परमाणु भार का मान क्या हो, समान हो, परंतु परमाणु क्रमांक का मान समान न हो, उसे क्या कहते हैं, समभारिक कहते हैं। कितना आसान परिभाषा है, जिसमें क्या है, परमाणु भार केवल बराबर होगा। तो यहाँ पे जैसे लिख लेंगे। अब यहाँ जैसे क्या बनेगा, जैसे लिखेंगे यहाँ पर जैसे हो जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे 1H3 तथा क्या हो जाएगा यहाँ पर 2H3। अब यहाँ देखेंगे क्या है, यहाँ 1 है और यहाँ 2 है। तो देखिए यहाँ दोनों मान आपस में बराबर नहीं है, लेकिन ऊपर देखेंगे 3 है, बराबर है, मतलब इसमें ऊपर का मान बराबर रहेगा और यहाँ नीचे का मान बराबर नहीं रहेगा। यह पहला जो इसका उदाहरण लिख सकते हैं। दूसरा उदाहरण इसका लिख सकते हैं, दूसरा उदाहरण हो जाएगा, दूसरा यहाँ पे 6 जो है C14 होता है, मतलब कार्बन 2 प्रकार के होते हैं, एक 14 परमाणु भार वाला होता है और एक जो है 12 परमाणु भार वाला होता है। तथा लिखेंगे यहाँ पर 7, यहाँ 7 मतलब नाइट्रोजन, और यहाँ क्या होता है 14। तो यहाँ देखेंगे ये 6 है, 7 है, यहाँ नीचे का मान तो बराबर नहीं है, लेकिन ऊपर का मान देखेंगे आपस में मान क्या है, बराबर है। तो ये दोनों तत्व जो लिखा गया है यह क्या है, एक दूसरे के समभारिक हैं। तो समभारिक का मतलब होता है परमाणु भार क्या हो, समान हो। तो इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए, आप सभी विद्यार्थी जरूर नोट कर लीजिए। न्यूट्रॉनिक, नाम से ही पता चल जाए, सम माने बराबर, न्यूट्रॉनिक मतलब न्यूट्रॉन, जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो, बराबर हो, उसी को क्या कहा जाता है, सम न्यूट्रॉनिक कहा जाता है। सम न्यूट्रॉनिक, जिन तत्वों में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो, बराबर हो, उसे जो है सम न्यूट्रॉनिक कहा जाता है। यहाँ लिखेंगे जिन तत्वों में न्यूट्रॉनों की संख्या, जिन तत्वों में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है, समान हो, न्यूट्रॉनों की संख्या समान माने बराबर हो, समान हो उसे सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। तो इस परिभाषा को जो है आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए, और इस वीडियो को जो है अपने सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिए। बहुत मेहनत से वीडियो बनाया जाता है, तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिए। अब यहाँ लिखेंगे इसका एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे यहाँ लिखेंगे जैसे अब यहाँ लिथियम है, क्या है, लिथियम,
और यहाँ लिखेंगे 3 है और यहाँ पे 7 है। इसका मतलब इसका परमाणु क्रमांक 3 है और इसका परमाणु भार क्या है 4 है। लिखेंगे यहाँ पे तथा दूसरा तत्व ले लेंगे और यहाँ लिखेंगे 4 है और Be है और ऊपर क्या है 8 है। तो यहाँ लिथियम और ये बेरिलियम है। अब इसमें देखेंगे क्या न्यूट्रॉन की संख्या बराबर है, तो 7 में से 3 अगर घट जाए तो 7 - 3 और यहाँ क्या है 8 - 4, तो 8 - 4 तो 7 में से 3 जाएगा तो यहाँ बचेगा 4 और 8 में से 4 जाएगा तभी बचा 4। इसका मतलब यहाँ न्यूट्रॉन की संख्या क्या है बराबर है। न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकलता है, तो ऊपर वाला संख्या में से नीचे वाला संख्या को क्या करते हैं घटा देते हैं। इसका मतलब परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक की संख्या को जब घटाते हैं तो न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाता है। तो यहाँ न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है बराबर है। और इसमें एक और एग्जाम्पल लिख लेंगे 1H2 है तथा लिख लेंगे यहाँ पर यानी 1H2 तथा और यहाँ 2H और यहाँ लिखेंगे E और 3 लिख लेंगे। अगर इसमें देखेंगे क्या न्यूट्रॉन की संख्या बराबर है, तो 2 में से 1 घटेगा तो लिखेंगे यहाँ 2 - 1 और यहाँ 3 में से 2 घटेगा तो 3 - 2 तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 हो गया और 3 में से 2 जाएगा तभी 1 आ गया। तो यहाँ पर भी देखेंगे न्यूट्रॉन की संख्या क्या है बराबर है। मतलब ये 2 में से 1 को घटा दीजिए और इस 3 में से 2 को घटा दीजिए और देखेंगे क्या न्यूट्रॉन की संख्या बराबर है, तो देखेंगे यहाँ न्यूट्रॉनों की संख्या आपस में क्या है बराबर है। अब लास्ट प्रश्न क्या है, एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक के समतुल ऊर्जा जूल एवं MeV में ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक का जो समतुल ऊर्जा है उसको जूल में भी ज्ञात करना है और MeV में भी ज्ञात करना है और इसका द्रव्यमान दिया गया है 1.6605 × 10 के पावर -27 किग्रा दिया गया है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे हेडिंग नोट करेंगे एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक के समतुल ऊर्जा। ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, तो आइंस्टाइन के अनुसार सूत्र होता है E बराबर डेल एम इंटू सी स्क्वायर। अब डेल E बराबर जो डेल एम इंटू सी स्क्वायर, तो डेल एम का नाम क्या है, तो डेल एम का नाम याद रखेंगे द्रव्यमान क्षति या द्रव्यमान संख्या कहेंगे यहाँ पर द्रव्यमान क्षति जो प्रश्न में दिया गया है। तो यहाँ पर द्रव्यमान क्षति का मान क्या दिया गया प्रश्न में 1 क्या दिया गया था 1.6605 और गुणे क्या था 10 के पावर -27 था, -27 हो गया। और सी का मान क्या होता है 3 × 10 के पावर 8 हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा क्योंकि सी का वर्ग है। अब इसको हल करेंगे तो ऊर्जा निकल जाएगा। तो अगला लाइन क्या बनेगा, E बराबर हो जाएगा 1.6605 × 10 के पावर -27 हो गया और 3 का वर्ग करेंगे तो 9 हो जाएगा और गुणे हो जाएगा 10 के पावर 8 दूनी 16 घात हो जाएगा। अब इसका गुणा करेंगे तो E बराबर, अब इसका दोनों का गुणा 9 का गुणा 1.6605 में करेंगे तो गुणा करने पर कितना आएगा, तो गुणा करके यहाँ पर लिख लेंगे 14 जो है 94 क्या आएगा 14.944 और ये हो जाएगा 5 हो जाएगा 445 हो जाएगा गुणे 10 की पावर। अब 16 में से 27 घटा देंगे, 16 में से जब 27 घटाएंगे तो कितना घात हो जाएगा 10 के पावर -11 हो जाएगा और यह मान जो आ जाएगा किस में आ जाएगा जूल में आ जाएगा। यह मान किस में आ गया जूल में आ गया। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आप लोग को समझ में आ गया होगा कैसे इसको हल किया गया। यहाँ पर आइंस्टाइन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण लागू किया गया है तो यहाँ पर मान जो आया है 14.9445 × 10 के पावर -11 जूल। अब इसको जो है किस में लाना है, अब इसको जो है MeV में लाना है। तो MeV में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पर जो है अब इसको 1 दशमलव जो है 14 क्या है 14.9445 × 10 के पावर क्या है -11 है। अब यहाँ भाग करेंगे और भाग करेंगे किससे भाग करेंगे, तो यहाँ पे याद रखेंगे 1.6 से, किसे 1.6 × 10 के पावर -19 से गुणा करेंगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा और MeV में चाहिए तो 10 के पावर यहाँ पर 6 से गुणा करना पड़ेगा। अब देखिए यह इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया और यह M हो जाएगा, M के लिए 10 के पावर 6। तो इसे हम लोग भाग जब कर लेंगे इसमें, तो इसमें जब भाग किया जाएगा तो यह ऊर्जा का मान जो आएगा किस में आ जाएगा MeV में आ जाएगा। अब यहाँ पर 6 घात में से 19 घात घटा देंगे तो 6 घात में से 19 घात घट जाएगा 14.9445 × 10 के पावर -11 है, बटा हो जाएगा और नीचे 1.6 × 10 के पावर 6 में से 19 घटाइए तो -13 हो गया। अब 13 घात ऊपर चला जाएगा, जब 13 घात ऊपर चला जाएगा तो क्या बनेगा यहाँ पर, तो लिखेंगे E बराबर हो जाएगा 14.94
4 5 गुणे 10 की पावर अब -11 था, इसमें ज्वाइंट क्या हो जाएगा +13, इसमें क्या हो जाएगा ज्वाइंट हो जाएगा, -13 ऊपर चला जाएगा +13 हो गया बटा और नीचे क्या हो जाएगा 1.6, तो अब ई बराबर क्या हो जाएगा 14.94445 गुणे 10 की पावर। अब 13 में से 14 घटेगा तो क्या बनेगा, तो 13 में से 11 जाएगा, तो 13 में से जब 11 जाएगा तो बनेगा यहाँ पर 2 घात बनेगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 घात। अब 10 के पावर यहाँ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा बटा और नीचे क्या हो जाएगा 1.6 है। अब इसका दशमलव हटाना चाहे तो 10 से ऊपर नीचे क्या कर सकते हैं, गुणा करके दशमलव को हटा सकते हैं। और यहाँ पर अगर यहाँ पर जो है भाग देना है तो यहाँ दशमलव हटा के जब भाग देंगे तो 16 से भाग दिया जाएगा और 10 का वर्ग करेंगे 100 से यहाँ दशमलव चलाएगा तो क्या बनेगा 1494.45 हो जाएगा बटा और यहाँ हो जाएगा 1.6। 10 से ऊपर नीचे गुणा कर लीजिएगा और गुणा करके जब भाग दे देंगे तो यह मान आ जाएगा ई का मान क्या आ जाएगा 931। भाग देने पर क्या आएगा 931.25 MEV हो जाएगा, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहा जाता है। अब इसको हो जाएगा 10 के पावर जो है हमारा 6 घात जो था मिलियन में 6 घात का प्रयोग किए थे और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट का प्रयोग किए थे, तो इसको लेकर के हल किए हैं तो एक 6.6 गुणे 10 के पावर -13 हुआ है, 13 घात ऊपर गया है, 13 में से 11 घटा 2 हो गया, 2 से फिर यहाँ पे 2 स्थान दशमलव आगे को सूख जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 100 से गुणा आ जाएगा 10 का वर्ग 100 है। अब यहाँ पे दशमलव हटा लीजिएगा, 10 से ऊपर नीचे गुणा करके अब भाग करेंगे तो 931.25 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, यही इसका समतुल्य ऊर्जा हो जाएगा। तो यह प्रश्न जो है आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के इस वीडियो में प्रश्न नंबर 7 को कंप्लीट किया गया है, साथ में जो है दोनों प्रश्न 8वें वाला प्रश्न को भी हल किया गया है। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा आप सभी विद्यार्थी एक बार जरूर कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से पेपर सॉल्यूशन सभी विषयों का कराया जाता है। तो मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।